मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी हूँ, इसलिए पापा ने मेरी शादी को सबसे यादगार बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ससुराल वाले लगातार फ़ोन करके दहेज में दी जाने वाली अलग अलग चीज़ों की लिस्ट लिखवा रहे थे और मेरे पापा उन्हें जुटाने में लग गए थे। वो आगे कहती हैं कि शादी होने तक लगभग सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं घर से विदा होकर पति के और बारातियों के साथ अपने ससुराल पहुंची, तब मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। हमारे यहाँ जब भी कोई नई दुल्हन पहली दफ़ा अपने ससुराल में कदम रखती है, तब उन्हें आरती की थाली के साथ अंदर लाया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुन रही थी कि मेरी सास और ननद ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते हुए कह रही थी कि अरे देखो, लड़की की तरफ से कोई भी सामान नहीं आया है, जबकि मेरे पापा ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया था। काफ़ी हो हंगामा के बीच जब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले बहू को अंदर ले आओ, तब जाकर उन लोगों ने मुझे गाड़ी से उतारकर अंदर लाया। जानवी अपनी आप बीती सुनाते हुए कहती है कि ससुराल में रिसेप्शन वाले दिन किसी ने भी उन्हें खाने के लिए कुछ भी देने की जहमत नहीं उठाई। वो कहती है कि रिसेप्शन के दिन की बात तो छोड़ ही दीजिए, मगर उससे पहले भी शादी की रस्म रिवाजों को लेकर मैं 2 दिनों से भूखी थी। इसके अलावा ससुराल वालों की नौटंकी देखकर मेरी आधी भूख गायब हो गई थी। जानवी बताती है कि मुझे उम्मीद थी रिसेप्शन वाले दिन नई बहू होने के नाते यदि मेरे सजने संवरने के लिए ब्यूटिशियन की व्यवस्था ना हो तो कम से कम घर की महिलाएं ही इस काम में मेरी मदद करेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जानवी ने जब अपने ससुराल वाले से ये बात कही, तब उसे फटकारते हुए कहा गया कि जाओ खुद से मेकअप आप कर लो। यहाँ तक कि रिसेप्शन में जानवी को सारे मेहमान के सामने एक चौकी पर लाकर बैठा दिया गया। हंगामे के बीच अब जानवी के पिता दहेज में छूटी हुई चीज़ों को लेकर अपनी बिटिया रानी के ससुराल आ पहुँचे हैं। जानवी के पिता, उनकी मां और देवघर जिले के कुछ उनके करीबी भी रिसेप्शन पार्टी में शिरकत करने आए थे। उनके आने भर की देरी थी कि जानवी के ससुराल वालों ने जमकर लताड़ लगा दी। इसी आक्रोश में जानवी के मायके वालों से ना तो खाने के लिए पूछा गया और ना ही रात के ठंड में सोने के लिए कोई जगह दी गई। रिसेप्शन की अगली सुबह मेरे पापा, मम्मी और करीबी रिश्तेदार वापस घर लौट गए और फिर इन लोगों ने अगले 8 दिनों तक मेरी लाइफ को जहन्नुम में बदल दिया। मैं एक बिहारी फैमिली से हूँ और मेरी शादी बंगाली कल्चर में हुई। मेरी सास और ननद बंगाली भाषा में मुझे और मेरी फैमिली वालों को खूब गालियाँ देती थी। उन्हें लगता था कि मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं बीएससी पास हूँ। उनके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वे क्या बातें कर रही हैं। रिसेप्शन पार्टी की अगली रात जानवी को घर के सबसे कोने वाला कमरा दिया गया। उसे लगा कि शायद पीरियड्स चलने की वजह से ये लोग मेरा केयर कर रहे थे, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। मुझे बाद में खबर मिली कि मेरी सास ने अपने बेटे को सिखा कर रखा था कि इस लड़की के साथ हर हाल में शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि बाद में जब दहेज का सारा सामान ले लेंगे तब इसे घर से निकाल देंगे। यदि इस हाल में हमारे वंश का संतान इसकी कोख में पलने लगेगा, तब ये लड़की कानूनी लड़ाई जीत जाएगी। मुझे ससुराल वालों ने घर के कोने में एक अलग सा कमरा दे दिया था, जहाँ से मैं अपनी सास की सारी बातें सुन पा रही थी कि वो किस तरह से मेरे माता पिता पर लगभग 2.5 लाख रुपए के सामानों की लिस्ट दे रही थी। उस लिस्ट में सबसे पहले कांसे की बर्तन की मांग की गई, जिसकी अब की कीमत 50,000 रुपये के करीब है। उनकी डिमांड यहीं आकर नहीं थमती। मेरे घर में मेरे लिए गहने के तमाम सेट दिए जाने के बावजूद वे 1.5 लाख रुपए का नेकलेस मंगा रहे थे। गर्मी के मौसम का हवाला देते हुए कूलर की मांग की गई, जबकि फ्रिज तो पहले ही दे दिया गया था। जानवी की माने तो उनकी पूरी फैमिली दहेज प्रथा के खिलाफ रही है।
उनकी फैमिली में हुई तमाम शादियों में दहेज की मांग नहीं की गई। जाह्नवी कहती है कि हमें वे लोग बैल की तरह खटाते थे, मगर भोजन के लिए कोई पूछने तक नहीं आता। हम दिन भर बगैर कुछ खाए ही गुजार देते थे। हमारी हालत खराब हो जाती थी, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं होती थी। जाह्नवी आगे बताती है कि तपन के बड़े भैया की शादी में 15 रोज गुजर जाने के बाद वे लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि तुम अपने मायके चली जाओ। मेरा भाई आकर मुझे देवघर अपने मायके ले गया। देखते देखते दिन बीतते गए, मगर तपन नहीं आया। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ तक मैं मायके में ही रही और तब जाकर तपन छठ पर्व के बाद आता है। अब तक मेरे खर्च के लिए पैसे भी वहाँ से नहीं भेजे गए। जब तपन छठ के बाद मेरे घर पर आता है, तब मैं उससे कहती हूँ कि अब तो हमें ले चलो अपने घर। इस बात पर फिर से चीज़ों की एक लिस्ट थमाते हुए तपन कहता है कि अब पापा से बोलो एक ब्लैंकेट दे, ठंड आ गई है, मैं ओढ़ूंगा क्या। तपन की बातें सुनकर मैंने पापा से बोलकर फ़ौरन एक ब्लैंकेट अपने ससुराल भिजवा दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे मायके से अपने घर लेकर नहीं गए। जाह्नवी की परीक्षाएं चल रही थी और इस बीच खबर आती है कि स्वयं सेवक के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है। यह खबर सुनकर जाह्नवी के घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात जाह्नवी ने फ़ोन कर अपने पति से कहा कि मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपके रहते मेरे पापा मुझे अपने काम छोड़कर एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहे हैं। ये बात कहने भर की देरी की तपन ने जाह्नवी और उसके परिवार वालों के लिए गालियों की बरसात कर दी। एक दिन वो मेरे घर रुका। उसने मेरी बहन की सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड कमरे में पड़ी चीज़ों के बीच से तलाश कर अपने पास रख ली। रात में मैं जब सो रही थी, तब किसी फ़ोन में मेरी बहन का सिम और मेमोरी कार्ड लगाकर कुछ कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने इन चीज़ों को उठाकर क्यों अपने पास रखी है, तब उसने मुझे भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए मारपीट करके नीचे गिरा दिया और फिर थक हार कर मैं सो गई। अब तक उसने मेरी बहन की कुछ तस्वीरें वायरल कर दी। अब जाह्नवी अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी, क्योंकि ब्लॉक से खबर किया गया था कि जाह्नवी को स्वयं सेवक के काम अब करने होंगे। तपती धूप में घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का सर्वे करके जब जाह्नवी घर लौटती थी, तब उससे घर के सारे काम करवाए जाते थे और उसे भोजन नहीं दिया जाता था। इस बीच एक रोज़ जाह्नवी के भाई का कॉल आ गया और वो कमरे से बाहर जाकर अपने भाई से बात करने लगी। तपन ने अपने फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था, ताकि जब भी जाह्नवी कहीं बात करे तो उस पर पौनी नज़र रखी जाए। इस बार बात भाई से हो रही थी और उसने अपने बहन को टॉर्चर किए जाने की खींच में जाह्नवी से कह दिया कि मुझे जीजा जी से बात नहीं करनी है। अब जाह्नवी को डर सताने लगा कि यदि पति ने रिकॉर्डिंग सुन ली तो फिर मार पड़ेगी। उसने डर के मारे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। पति की जब नींद खुलती है, तब वह जाह्नवी से पूछता है कि रिकॉर्डिंग कहाँ है। जाह्नवी कहती है कि गलती से डिलीट हो गई। ये सुनते ही तपन बुरी तरह से जाह्नवी की पिटाई कर देता है। जाह्नवी आगे कहती है कि मारने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। तपन ने गाल पर थप्पड़ मारने के बाद घर के आंगन पर रखी फूल झाड़ू उठाई और मेरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया। मारते मारते वो झाड़ू ही टूट गई। आने वाले 10 दिनों के बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। मार पड़ने के बाद मेरी बॉडी में काफ़ी दर्द था, फिर भी इसी हालत में वे लोग मुझे से घर के सारे काम करवा रहे थे। हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरी बहन ने मुझे बधाई देने के लिए कॉल किया। इस दौरान जब मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तब मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि किस तरह से यहाँ पर तपन मुझे मारता है और गंदी गंदी गालियाँ देता है। उधर कमरे के बाहर खड़े होकर तपन दांत पीसते हुए मुझे धमकाने लगा
कि तू आ, तुझे दिखाता हूँ। अब मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं डर से माँ को बोली कि माँ सब ठीक है। मैंने फ़ोन रख दिया। अब मेरी शामत आ चुकी थी। मैं आंगन के अंदर आई और तपन ने मेरी उस रोज़ भी डबल पिटाई कर दी। अभी मैं फूट फूट कर रो रही थी। 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी तरसती रही। ऐसे ही एक रोज़ बुरी तरह से मार खाने के बाद तपन मेरी सास, मेरे जेठ जी, मेरी ननद के पैर पकड़कर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मेरे मायके जाने दो। फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। मेरे जेठ जी कहने लगे, मेरे पापा को फ़ोन लगाकर कहा कि 25,000 रुपये दो और बेटी को ले जाओ। मेरे पापा रुपए लेकर आए और तब उन लोगों ने मुझे जाने दिया। अब मैं अपने मायके आ चुकी थी, जहाँ मेरे घर वालों को जब सारी बातें बताई तब उन्होंने कहा कि बेटी तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मगर अब तपन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर रोज़ फ़ोन करके एक ही बात कहता कि आओ, आकर यहाँ ब्लॉक से काम करो, क्योंकि तपन अवैध रूप से ग्रामीणों से पैसे वसूलता था और जब मैं इसका विरोध करती तब मुझे मारता पीटता था। मेरे पापा ने कहा कि चलो एक बार और देखते हैं उन लोगों का क्या रुख रहता है। मुझे गाड़ी करके मेरे ससुराल भिजवाया जाता है। लगभग 7 दिनों तक सब कुछ ठीक ही रहा। ब्लॉक के काम को ख़त्म करने के बाद मैं वापस ससुराल जा रही थी। मैंने अपने कज़न भाई के हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल देते हुए गाड़ी में रखने को कहा। इस बीच तपन बेरहमी से मेरी पिटाई करने लगा। तब भाई मुझे बचाने जैसे ही आया, मेरे पति ने उसके हाथ में से फ़ाइल लेकर अपनी माँ को दे दी। हद की सारी बंदिशें तो उस वक्त टूट चुकी थीं जब जानवी के पति तपन ने पूरे घर वाले और जानवी के छोटे भाई के सामने जानवी को निर्वस्त्र कर दिया। जानवी बेबस नज़र आ रही थी और ससुराल वाले तमाशबीन बनकर नज़ारे का आनंद ले रहे थे। हालात बेकाबू ना हो जाए इस लिहाज से जानवी के पापा ने एक जानकार ड्राइवर को भेजा था, जिन्हें उन लोगों ने घर की दहलीज पर घुसने ही नहीं दिया। जानवी ने किसी तरह से साड़ी पहनी और वहां से भागकर निकल गई। जानवी के पिता अपनी बेटी के साथ ससुराल में हुई यातनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं, जानवी हमारी बड़ी बेटी है। बड़े ही लाड प्यार से हमने इसे पाला है। शादी से पहले यदि हमें अंदाज़ा होता कि लड़का इस तरीके से मेरी बेटी को टॉर्चर करेगा, तब मैं कतई ऐसे घर में बेटी की शादी नहीं होने देता। देश की न्याय व्यवस्था पर अब मुझे भी विश्वास है। मुझे मालूम है एक दिन ज़रूर मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जानवी के पिता ने तपन और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, जहां जानवी के ससुराल वाले लगातार केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अपने पति के खिलाफ मारने पीटने, दहेज और अत्याचार के मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा जानवी ने पति तपन के द्वारा ग्रामीणों से अवैध रूप से पैसे की वसूली करने के खिलाफ भी शिकायत की है। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।